बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल। मैं मेहमान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं, करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हम आपको वेलकम भी करते हैं, बेस्ट विशेस भी कहते हैं। अल्लाह करे आपका दिन अच्छे से गुजरे और जो भी प्लानिंग्स है आपकी वो सारी हो जाएं। अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं। बाज़ औक़ात लोग बहुत मायूस हो जाते हैं अगर कुछ ज़िंदगी में नहीं होता है, जैसे कि मेरा तो कुछ बन नहीं रहा है, मेरी तो किस्मत फूट गई है। तो इट्स हो के कभी के दिन लंबे, कभी की रातें, ये तो वैसे फार्मूला कहा जाता है ना, कभी के दिन अच्छे, कभी की रातें, कभी कुछ अच्छा हो जाता है, कभी नहीं होता ज़िंदगी में। दिस इज़ व्हाट यू कॉल लाइफ। नशेबो फराज में चलती रहती है। सो परेशान नहीं होना, अच्छे से दिन गुजारना और एंजॉय करना है। बाकी जहाँ तक रही हमारी बात, तो हम तो अपना काम करने आ गए और हम आप तक खबरें पहुंचाने के लिए मौजूद हैं। इमरान, आज मैंने एक लेसन सीखा है। पहली दफा नहीं, पहली क्या दफा सीखे बताइए, हम भी सीखेंगे। मैंने क्या सीखा है कि अपना अलार्म किसी बंद को करके किसी कभी दोस्त को दोबारा ना सोए। अच्छा, अलार्म बंद करके दोबारा सोए। मैंने कहा कहेंगी मैंने लेसन सीखा है, किसी दोस्त को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। ये तो बहुत पहले का, ये बहुत पहले सीख लिया। अच्छा जी जनाब, कल सुपर मून के नज़ारे के लिए बड़ी देर तक सब जागते रहे हैं कि भाई चांद देख लें हम, कैसा है सुपर ब्लू मून का नज़ारा कर लें। उसके लिए मैं भी जाग रही थी, तो खैर मैं लेट सोई। चांद के नज़ारे के लिए तो लोग वैसे ही जागते हैं, कल सुपर मून के नज़ारे के लिए जाग रहे हैं। कैसे तो भाई बड़े सारे लोग, मैंने देखा इसको एक फेस्टिविटी के तौर पर पार्क्स में बहुत सारे लोग जमा हुए थे छतों पर सुपर ब्लू मून देख रहे थे। पाकिस्तान में 11:26 पर करीबन सुपर ब्लू मून फुल जोबन पर था आपने, और सबने इसको देखा। ज़मीन के करीब होने की वजह से चांद बहुत ज़्यादा बड़ा और रोशन और चमकदार भी दिखाई दे रहा था। इसके साथ साथ अगर बताएं तो चीन में, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया समेत कई ममालिक में भी सुपर ब्लू मून देखा गया है। और अगले जो 3 सुपर मून हैं वो 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को आसमान पर नजर आएंगे। बहुत सारे वीलॉग्स कल, जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं ना, जो माहिर इल्म नजूम हैं, हम तो अपने शोज में उनको इतनी जगह इसलिए नहीं देते क्योंकि हम समझते हैं कि थोड़ा सा लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बार बार नॉलेज तो बहुत सारे ऐसे वीलॉग्स आपको मिलेंगे जिसमें वो आपकी किस्मत पे तबसरा करते नजर आएंगे। खास तौर पे आपका जो हर किसी का ही सितारा कहीं ना कहीं चांद से तो मुंसलिक होता ही है ना, क्योंकि सितारों का अहवाल है और चांद एक मेन सैयारा है। तो वो आपको बता रहे थे कि किस्मत आपकी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। तो मैंने कहना सिर्फ ये है कि अपनी हार्डवर्क के ऊपर, अपने गॉड के बाद, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा बिलीव करें, अपने ऊपर बिलीव करें, और किसी भी ऐसे नतीजे को जो इसके बाद आपके हक में ना आए, इससे रिलेट मत कीजिएगा। इट्स जस्ट एन हैपनिंग। एक सोलर सिस्टम के अंदर एक हैपनिंग है। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब तुम्हारी किस्मत पता नहीं किधर चली गई और वो सार सत्ती में आ गए और ऑल दैट। सो मेरा सिर्फ ये कहना है, सितारे गर्दिश में आ गए। हमारा तो ये कह लेंगे, लेकिन हम मीडिया में हमारे सितारे पिछले कई सालों से गर्दिश में हैं। हमने कभी कहा नहीं कुछ, हमारा तो सुपर मून निकलता ही नहीं है। तो ये चल रहा है पूरे पाकिस्तान की माशाल्लाह सितारे गर्दिश में। तो इस पे हम बात करेंगे जी आगे हम बढ़ते हुए। इस वक्त उन इलाकों में जहाँ पे बारिशें हो रही हैं वहाँ पे एक्चुअली सितारे गर्दिश में, बिकॉज तबाही बड़ी हो गई है और लोग परेशान बहुत हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सैलाबी सूरत हाल भी है। बलोचिस्तान के बारे में हम आपको आगाह रखे हुए। देखिए कितनी बड़ी मिकदार में पानी यहाँ पे नजर आ रहा है। बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई हैं और मजीद तग़यानी का खदशा है। अगर मजीद बारिशें होती है तो नवाबशाह हो गया, नुशेरो फिरोज हो गया, मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश के बाद इस वक्त जो नशेबी इलाके यहाँ पानी जमा है और सखर शहर का हुलिया बिगड़ के रह गया। इतनी बुरी सूरत हाल है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और ये जो पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इसी तरह कुनियारों के जो इलाके हैं, यहाँ पे कच्चे का जो इलाका है वो भी ज़ेर आब है। कई गोट और कई एकड़ फसलें या जो ज़रई ज़मीन है वो इस वक्त पानी में डूब चुकी है। जी हाँ, इसी तरह से जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ राजनपुर, कोहे सुलेमान के बरसाती नाले भी बिफर गए हैं और कुतुब केनाल नहर में शगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात डूब गए हैं और बलूचिस्तान में भी सूरत हाल संगीन हो चुकी है। नदी नाले बिफर गए हैं, आवारान में राब्ता सड़कें पानी में डूब गई हैं। और कला अब्दुल्ला की बात की जाए तो वहाँ एक जो वाक़या पेश आया, गाड़ी एक मुँहज़ोर सैलाबी रैले में फंस गई थी, जिसको फिर मकामी जो एक्सीवेटर ड्राइवर हैं मुहिबुल्लाह खान, उन्होंने जान पर खेल कर बचाया। और ये जो मनाज़िर नजर है इमरान, ये तो आप देखें पहले। देखिए कहते हैं ना किस्मत की देवी जब मेहरबान होती है, इस फैमिली के ऊपर किस्मत की देवी मेहरबान थी कि फरिश्ता भेज के, देखिए वो गाड़ी बह के जा रही है। हाँ, वो लिटरली फ्लोट कर रही है और वो अगर कुछ देर वो ना आते तो ये गाड़ी निकल जाती है। और जिस कदर टेक्निकली इतनी महारत से, क्योंकि एक्सकेवेटर इस काम के लिए तो नहीं बना कि गाड़ियां उठाए इस तरीके से, जिस तरीके से इतने शदीद पानी में, इतने शदीद खतरे में उन्होंने उठाया है। कोई सितारा शुजात, जो भी इनाम ये डिजर्व करते हैं, आई बिलीव इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक बहुत मिसाल, जबरदस्त मिसाल कायम की है इस एक्टिविटी के बाद कि न सिर्फ अपना एक्सकेवेटर लेकर आए बल्कि रिस्क लिया कि उस गाड़ी को पिक करते, क्योंकि खुद इनका भी नुकसान हो सकता है। थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी मैंने, वो ये कह रहे थे कि मैंने लोगों से कहा क्या वो मदद करते हैं, पागल हो गए हो, मतलब इस पानी में। अच्छा, मैं आपको बताऊं, लोग ठीक कह रहे थे, जिस तरह का पानी था ना, आई मीन नो
nobody can take this risk. मुहिब ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और फिर अल्लाह ने उनकी मदद की। वो न सिर्फ गए, एस्केवेटर लेकर आए, गाड़ी को लिफ्ट किया और कामयाबी से लिफ्ट करने में कामयाब हुए। बहुत ज्यादा इनको सैल्यूट है, अगरचे कि एक ऐसा एक्ट था जिसमें उनकी अपनी जान को भी बहुत खतरा था। तो भाई हमारे इस वीडियो ने आज सुबह सुबह मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया इसको देख के कि अभी भी इंसानियत की खिदमत करने वाले, इंसानियत के लिए जान देने वाले लोग मौजूद हैं। मुहिबुल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और इसके बदले अल्लाह करे आपकी बलाएं दूर हों, आपकी फैमिली में कोई ऐसी मुसीबत ना आए। हमारी बहुत दुआएं। अच्छा, इसके साथ थोड़ी सी सिचुएशन आपको फिर बताते हैं, देन हमारे पास जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी रिप्रेजेंटेशन है तो उनसे जरा जान लेंगे। फिल वक्त एनडीएमए ने 24 अगस्त से लेकर जो आज़ाद कश्मीर है, केपी है, गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें मजीद बारिशों की पेश गोई की है। मेट ऑफिस भी ये कह रहा है नदी नाले वहाँ पे तुग़यानी आ सकती है, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। इस पर बात करेंगे और हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ होंगे। इस वक्त हामिद है हमारे साथ फ्रॉम पेशावर और इनके साथ साथ डॉक्टर तैयब शाह हमें ज्वाइन करें। हामिद मुल्तान से, आप जरा उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम हामिद चौधरी, मुझे बताइएगा कि क्या सिचुएशन है इस वक्त यहाँ की और जिस तरह से अलर्ट भी जारी किया गया था, मजीद बारिशों की पेशगोई भी है, तो करंट सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात करें जनूबी पंजाब की तो जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा जो इलाके मुतासिर हुए हैं क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। जो कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ से रोद कोहियों का सिलसिला शुरू होता है। जब पानी नीचे आता है तो वो मिट्टी के साथ पानी नीचे आता है, जो रोद कोहियाँ बनती हैं, जो तोंसा, डेरा गाजी खान और राजनपुर, इन 3 इलाकों को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। अभी तक जो है राजनपुर के इलाके जो है काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीनी रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं क्योंकि जो पानी है वो उसका बहाव बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो है जो गांव हैं, जो इसके अलावा सब फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। गांव के जो लोग हैं जो नकल मकानी करते हैं वो नकल मकानी कर कर महफूज मकामात पर जा रहे हैं। इसी तरह जो है हज़ारों एकड़ रकबे पर कपास और तिल की फसल जो है वो तबाह हो चुकी है, पानी के अंदर आ चुकी है। इसी तरह अगर डेरा गाजी खान की बात करें तो डेरा गाजी खान में भी देहात जो हैं वो क्रोध कोहियों के पानी के अंदर आ चुके हैं। वहाँ सैलाबी सूरत हाल है, लोग जो है अपनी मदद आपके तहत बाहर आ रहे हैं। एक शख्स की डेथ हुई है, 3 शख्स डूबे थे, 2 को जिंदा निकाल लिया गया, एक ही शख्स की डेथ हुई। इसी तरह अगर तोंसा की बात करें, तोंसा में रोद कोहियों के साथ साथ दरिया सिंध का पानी का बहाव भी मुसलसल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। बड़ी तादाद में लोग जो हैं अपनी मदद आपके तहत बाहर निकल रहे हैं। जो बंद हैं, जो दरियाओं के बंद हैं, उनको महफूज बनाया जा रहा है। इसी तरह अगर दरिया चनाब की बात करें, अभी तक जनूबी पंजाब दरिया चनाब में जो है पानी की सूरत हाल ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि अभी तक जो इंडिया की जानिब से पानी छोड़ा जाना था, पूरा पानी जो है वो मुल्तान या जनूबी पंजाब की अपने इलाकों में मौजूद हैं। अगर बात करें हामिद, ऑडियो का कोई इशू आ रहा है? हामिद, हमें सुन पा रहे हैं आप? हामिद, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा, अब दोबारा जरा बोलिए, कुछ ऑडियो थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड थी, अभी बोलिए। लेकिन ये है कि अभी आपकी ऑडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, थोड़ा सा इसको फिक्स कीजिएगा, शायद माइक का कोई इशू। मीनवाइल मैं जरा एनडीएमए की जानिब चला जाता हूं। उनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ है, डॉक्टर तैयब शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा पूछते हैं, लीडर है रिस्क मैनेजमेंट के एनडीएमए के, उनसे बात करते हैं। तैयब, आई होप यू कैन हियर मी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल ऑडिबल। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप सुन रहे थे जिस तरह की सूरत हाल बन रही है और मनाजिर बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे इससे पहले हमने एक हैवी फ्लड्स देखे थे ईयर बैक इन साउथ पंजाब इन सिंध। ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्लाह ना करे हो, लेकिन सूरत हाल कुछ खास ठीक नहीं लग रही है। क्या प्रिपरेशन है जी, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस सारी सूरत हाल को लेकर? जी अभी तक नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने ऑलमोस्ट 117 डिफरेंट कंफर्मेटरी अलर्ट्स जारी किए हैं, जिसमें साउथ पंजाब है, राजनपुर एंड ऑल्सो जो डेरा गाजी खान है, इसमें जो डिफरेंट हिल टोरेंट्स हैं या जो स्मॉल नलर्स हैं, जिसमें काहा, चाचर, काला बगा, सूरी जनूबी, पेटोक, सूरी जमाली एंड एज वेल एज डेरा गाजी खान के भी जो डिफरेंट हिल टोरेंट्स हैं, मिथावन एंड सखी सरवर, ये वो तमाम डिफरेंट हिल टोरेंट्स हैं जो कि हमने गाहे बगाहे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को डिफरेंट एडवाइजरीज एंड अलर्ट्स की सूरत में हमने ये एरियाज प्री आइडेंटिफाई करके अलर्ट्स हमने प्रोवाइड कर दी थी। इसी तरह हम कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन में हैं मुतल्लिका इदारों के साथ, प्रोविंशियल एंड एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और वो तमाम एरियाज जहां पे कोई भी रेन इमरजेंसी है या फ्लड लाइक सिचुएशन है, हम वो कंटिन्यूसली वो अलर्ट्स जारी कर रहे हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो ये जो अभी करंट मानसून का 7th स्पेल है,
ये 24 अगस्त तक ये रवा रहेगा। और ऑलमोस्ट जितना पूरा पंजाब है, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, पीर पंजाल रेंज, शकरगढ़, नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला एंड ऑल्सो जो पोटवार रीजन है, पोटवार रीजन के साथ साथ सिंह सागर दोआब और रचना दोआब में जितने भी कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये तमाम वो एरियाज हैं जो आने वाले 3 से 4 दिनों में यहाँ पे बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। रिवर फ्लोज की बात की जाए तो राइट नाउ जितने भी ईस्टर्न रिवर सिस्टम्स हैं तो उनमें जो फ्लो है वो नॉर्मल है, जबकि जो रिवर चिनाब है, क्योंकि हमारे अपस्ट्रीम चिनाब में और इस वक्त अपस्ट्रीम जहलम में बारिशें ज्यादा हो रही हैं, तो रिवर चिनाब में हमने ऑलरेडी अलर्ट दिया हुआ है कि मीडियम लेवल फ्लो वहां पे एक्सपेक्टेड है, मीडियम से हाई भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये विद इन दी जो है रिवर के जो सेफ्टी एम्बैंकमेंट्स के अंदर ही अभी है, तो एज सच ऐसी कोई एवेक्यूएशन वाली सूरत नहीं है कि हम इसमें एवेक्यूएशन का वो करें। बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा है 22 से 24 तारीख तक मालकंड डिवीजन एंड एज वेल एज हजारा डिवीजन, पिशावर वैली और साउथ जो केपी है जिसमें टांग और डीआई खान है, यहाँ पे भी बारिशें एक्सपेक्टेड है। जो मौजूदा मानसून का स्पेल है फॉर सिंध और बलूचिस्तान, तो ये 21 और 22 तक यहाँ पे डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि अलर्ट्स भी पहले से जारी कर दिए गए थे मुतालिका महकमों से राब्ते में, लेकिन फिर भी अगर हम देखें इन इलाकों में जहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, उसके बाद जैसे इमरान ने भी कहा कि सैलाब की सी सूरत हाल ही लग रही है और लोगों को शदीद परेशानी का सामना है, तो बिफोर हैंड कोई अरेंजमेंट्स क्यों नहीं कर लिए जाते ताकि इस तरह की दिक्कत से और ये जो हलाकतें हो रही हैं इस तरह के नुकसानात से बचा जा सके फिर? जी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अ नंबर ऑफ डिफरेंट जो अपनी लॉजिस्टिक एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी होती है, तो हमने ऑलरेडी जितनी भी कंसर्न इंतजामिया हैं उनके लिए हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिस्पॉन्स मोबिलाइजेशन, ये ऑलरेडी हमने इसकी अरेंजमेंट की हुई है। आपको ये भी बताता चलूं कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने एक डिजास्टर रिस्पांस कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई हुई है और इस कमेटी जो है उसकी फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें तमाम जितने भी प्रोविंशियल जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं एंड डिस्ट्रिक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी हम रिस्पांस की डिफरेंट जितनी भी इक्विपमेंट्स एंड रिस्पांस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा तैयब, अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करें, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बात करें, यानी कि एक तो आपको क्या अभी तक एक अंदाजा है खुदा न खास्ता कि इतनी बारिश एक्सपेक्टेड है और उसके बाद इतना पानी आ सकता है और इतने लोग उनकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आपकी क्या तैयारियां? आई मीन हैव यू मार्क सर्टेन प्लेसेस, कोई स्कूल सरकारी जहां पे उमूमी तौर पे कुछ इस तरह के कैंप्स कायम किए जाते हैं या कोई ऐसी जगह जहां पे लोगों को लेके जाया जा सकता है, और ये किस हद तक हो सकता है, इसकी मैनेजमेंट है आपके पास? अगर कोई नंबर्स आप हमें दे पाएं। बिल्कुल, हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने विद द हेल्प ऑफ ऑल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमने कंप्लीट हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन की हुई है। जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनकी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि ये जो रिवराइन फ्लडिंग है, ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही। रिवर इंडस भी जो है इस वक्त स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हम नॉर्थ से टिल डाउन देखा जाए तो चश्मा, गुड्डू एंड ये जो नीचे है सखर, ये वो बैराजेस हैं जिसमें इस वक्त मीडियम फ्लो है, और कोटरी में इस वक्त लो लेवल फ्लो है। और लो लेवल फ्लो मींस कि ये विद इन दी रिवर बैंक्स के अंदर ही पानी है। तो एज सच जो मेजर रिवराइन फ्लडिंग है, जैसा कि हमने 2010 में देखा है, वैसा कोई सीन इस साल देखने को महसूस नहीं होगा। सिमिलरली कोई भी रिवराइन फ्लडिंग टुवर्ड्स जहलम एंड एज वेल एज फॉर दी चिनाब में मीडियम लेवल से हाई लेवल। आप जरा डॉक्टर साहब साथ ही रहिए, लेकिन वो नहीं, हमारे कोरेस्पोंडेंट हामिद से दोबारा हम कनेक्ट हुए हैं, तो मैं जरा आपकी ये जो बातें हैं, जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, जरा ऑन ग्राउंड तस्दीक भी ले लेते हैं। हामिद, एक तो आई होप आप सुन रहे थे डॉक्टर तैयब को, वो बता रहे थे कि मीडियम लेवल की कुछ जगहों पे फ्लडिंग है, लेकिन इतना कोई रिस्क सिचुएशन नहीं है या डेंजरस सिचुएशन नहीं है। आप क्योंकि ऑन ग्राउंड है, लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, आप ट्रैवल करके गए भी होंगे डेफिनेटली उन एरियाज के अंदर, सो आप क्या मुत्तफिक है जो एनडीएमई की इंफॉर्मेशन है, और दूसरा कि लोगों की जो सूरत हाल वहां पे इन केस है, उस हवाले से भी हामिद अगर आप कुछ हमें बता पाएं, क्या लोग मुश्किल में हैं या नहीं, अभी हालात ठीक हैं?
जी बिल्कुल, अगर इमरान बात करें जो दरियाओं की सूरत हाल है, वो तो जो NDMA बता रहा है वो बिल्कुल ठीक है कि अभी दरमियानी सतह पर जो है वो सैलाब की सूरत हाल होगी। अभी जो है बेट के इलाकों में ही पानी है, वहाँ के जो लोग रिहाइश पजीर होते हैं सिर्फ उनको कहा जाता है कि आप अपने इलाकों को छोड़कर बाहर आ जाएं, क्योंकि दरिया के जो बेट इलाके हैं वहाँ पर पानी आ चुका है, पानी आ रहा है, आप वहाँ से छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। अगर ओवरऑल बात करें जो बारिशें हुई हैं उनसे जो रोज कोहियों का पानी आया है, जो कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले हैं उसमें तोंसा आता है, डीजी खान आता है और राजनपुर आता है, वहाँ रोद कोहियों के पानी ने तबाही मचा दी है। बड़ी तादाद में जो सैकड़ों की तादाद में देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, उनके ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं, शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी जो फसलें हैं जिसमें कपास और तिल की फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। आप हमारे देखने वालों को आगाह करें, ये क्या है, ये कोई क्या इसका फिनोमिनन क्या है, इनको क्यों कहा जाता है ये रोद कोहियां? इमरान बेसिकली जो कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले हैं वहां पर बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं। जब वहां से पानी नीचे आता है पहाड़ों से तो वो मट्टी है, वो मट्टी वाले पहाड़ हैं, तो मट्टी और पानी जब मिक्स होता है तो वो खारा पानी बन जाता है, जिसकी वजह से वो रोद कोहियां एक नहरों टाइप बने हुए हैं। वो पानी जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो नहरों से पानी बाहर निकलता है तो वो सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो इसी तरह जो है सैकड़ों देहात, क्योंकि उसमें मड भी मिक्स होती है, वो मड बन जाता है। ठीक है अमित, आप जरा साथ रहिए, जो कि NDMA की रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ है। अब जरा क्विकली आपसे असद बात हम बात कर लेते हैं। ये जो सूरत हाल हमें बता रहे हैं, हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे हैं कि रोद कोहियां के पानी की वजह से काफी डिस्टर्बेंस हुई है वहां पे, तो क्या ये सारे नंबर्स आपके पास हैं और क्या वहां पे आपने कुछ हिफाजती इक़दाम शुरू किए हैं? एज पर कोरेस्पॉन्डेंट कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जैसे कि इसको हम हिल टोरेंट्स कहते हैं, मैंने पहले भी बताया कि वो तमाम इंपॉर्टेंट हिल टोरेंट्स काहा, चाचड़, काला बग्गा, सूरी जनूबी एंड अ नंबर ऑफ अदर इन डेरा गाजी खान, तोनसा, ये वो तमाम एरियाज हैं जो हम कंसर्न प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये एरियाज आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एंड ऑल्सो हमने उनको रिस्पॉन्स भी मोबिलाइज करने के लिए कहा है। मैं आपको यहाँ पे एक और भी बात बताना चलूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है। फेडरल गवर्नमेंट जो है फेडरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट को देखता है। सिंस रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि फर्स्ट ईयर ऑफ रिस्पॉन्स एजेंसी है, देन इट कम्स टू द प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द थर्ड जो इसका स्ट्रेटम है दैट इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और वो ट्रांस प्रोविंशियल डिजास्टर को जो है NDMA देखता है और कोऑर्डिनेशन में NDMA का मेजर काम है। तो हमने अभी कंसर्न मुतल्लिका प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को प्री अलर्ट्स दे दिए और हम कंटिन्यूसली उनके साथ रिस्पांस मोबिलाइजेशन के लिए कंटिन्यूसली हम उनके साथ राब्ते में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तैयब शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, लीडर रिस्क मैनेजमेंट NDMA, और वो ये कह रहे थे कि हम एक्सपेक्ट करें जिम्मेदारी एक दूसरे पे ना डाली जाए ना, कि उनका काम था, डिस्ट्रिक्ट का काम था, प्रोविंस का काम था, लोगों का नुकसान ना हो। अलर्ट्स तो पहुंचा दिए गए हैं और कोऑर्डिनेशन भी चल रही है महकमों की, लेकिन बस वही इमरान वाली बात है कि अल्लाह करे कि सब लोग भी महफूज रहें। और इसके साथ साथ हामिद हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की जनाब, जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले टेस्ट मैच की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल जो पहला टेस्ट मैच है उसमें शान मसूद पहली मरतबा होम सीरीज में कौमी टीम की क़यादत करने जा रहे हैं। साउद शकील उनके नायब होंगे और अब्दुल्ला शफीक और साई मयूब ओपनिंग करेंगे, जबकि बाबर आजम चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आएंगे। मोहम्मद रिजवान को विकेट कीपर और सलमान अली आगा को ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान जो टीम है वो 4 फास्ट बॉलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी और शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली इसमें शामिल है। मोहम्मद हुरैरा और मीर हमजा को पहले टेस्ट में जगह ना मिल सकी और ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिलेस्पी पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच होंगे। देखना है कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। बहुत कुछ पहली बार हो रहा है, ये जो नई जितनी तब्दीलियां आई हैं, माइनर सर्जरी में से कहूँगा। उसके बाद ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान की टीम रेड बॉल खेलेगी और फिर आगे चूंकि वर्ल्ड चैंपियन सीरीज भी चल रही है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी इस मैच की बड़ी इंपॉर्टेंस इस सीरीज की होगी। पाकिस्तान ने वैसे बांग्लादेश के खिलाफ 13 टेस्ट अब तक खेले हैं, ये भी आपको बता दें, इनमें से 12 हमने जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है मोहसिन नकवी साहब, जो कि अक्सर खबरों का हिस्सा रहते हैं, उन्होंने कदाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया, तरक्याती काम जो जहाँ
जहाँ पे हो रहे हैं, अब तो हम इनको भी तरक्याती काम कहते हैं, जो तामीरी काम जारी है ये कहना चाहिए, उसका जायज़ा लिया और मीडिया से गुफ्तगू भी की। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम ही नहीं है, हम स्टेडियम्स को आलमी मेयार के मुताबिक जो जदीद खतूत के ऊपर उस्तवार करेंगे। मुख्तलिफ स्टेडियम्स की तज़ीन व आराइश का काम जारी है और उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिन से ये काम मुसलसल हो रहा है और ये भी उम्मीद जाहिर की कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इसे मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। अच्छा, नकवी साहब कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत सीरियस, इनका तजर्बा भी वैसे अच्छा है पंजाब को लेकर ना, तो कम से कम कुछ स्टेडियम्स बेहतर हो जाएंगे हो सकता है, और शायकीन को जो मुश्किलात खास तौर पे कराची स्टेडियम में आती हैं उनको नज़र ही नहीं आता सामने वो ग्रिल की वजह से, तो आई होप कि वो भी टेक्निकल एस्पेक्ट मद्देनजर रखा जाएगा। हमारे साथ सैयद अवैस हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, वो शहर क्रिकेट में मौजूद हैं आजकल, चूँकि शहर क्रिकेट पिंडी होना है तो उनसे हम बात करते हैं। अवैस साहब, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई होप आप भी ठीक ठाक हैं। जो खबरें आ रही हैं हमारे पास, सबसे पहले तो हमें बताइए कि जो ऑर्डर हमारी टीम का सामने आया है, मुझे तो अच्छा लग रहा है वैसे बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए। आप बीइंग एक्सपर्ट मुतमईन है इससे? ओपनिंग से भी एंड विकेट कीपिंग रिजवान के पास जा रही है, चूँकि टीम के अंदर स्क्वाड के अंदर सरफराज साहब भी हैं, और ओवरऑल ये जो डिसीजन मेकिंग की गई है टीम को लेकर, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? थोड़ा सा अपडेट भी कर दूं, वैसे शहर इक़्तिदार में वक्त बारिश भी लगी हुई है, तो शायद क्रिकेट थोड़ा सा मजा होगा टेस्ट मैच का, बारिश उनसी है कहीं ना कहीं रोक लेकर। पिंडी के लोगों का वैसा और पिंडी की बारिश का कहते हैं ना, कोई एतबार नहीं है, कभी भी बदल जाते हैं लोगों से माजरत के साथ। हकीकत बात है, लेकिन एक चीज है इमरान भाई, अगर थोड़ा सा पिंडी के क्राउड के बारे में कहूं तो आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक क्राउड आपको हमेशा नजर आया, जितने टेस्ट मैचेस हुए, चाहे वनडे T20 की बात करें, का क्राउड जो सा है वो स्टेडियम आपको भरा हुआ नजर आता है, फील आपको अच्छी आती है यहाँ पर खेलते हुए। थोड़ा सा विकेट की बात करें तो आपको पता है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर वहां पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो काम करें विकेट्स के ऊपर। तो अभी तक तो क्योंकि विकेट को कवर किया गया, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि ग्रास विकेट पे छोड़ा जाएगा। धूप ऐसा सच कोई कड़कती धूप यहाँ पर लगी नहीं है, क्योंकि क्लाउडी अपना वेदर आपको पता है 3-4 दिन से बना हुआ है, थोड़ी धूप लगती है फिर बादल आ जाते हैं, तो ऐसा सच कोई डैम्पनेस तो उसके अंदर मौजूद होगी। जैसे भी रात को पूरी शदीद बारिश हुई, अभी भी हल्की हल्की लगी हुई है, तो डैम्पनेस तो उस विकेट पे होगी। फिर स्कॉट को देखते हुए आपने देखा है कि पाकिस्तान ने ज्यादा तरजीह फास्ट बॉलर्स को दी है, तो इसका मतलब कि ग्रास रखा गया उस विकेट के ऊपर, पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट करेगा। थोड़ा सा मुझे शिकायत थी, हुरैरा को चांस यहाँ पर देना चाहिए था। साइम अयूब की बात करें तो आपको पता है बहुत इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट ने भी उसके ऊपर की है, साइम पे T20 की बालों चाहे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान करता हुआ है, भरोसा भी दिखाता हुआ है, लेकिन एज सच मैं कहता हूँ कि कंटिन्यूटी आपको साइम से नजर नहीं है, कि कंसिस्टेंसी होती है ना, वो नजर आपको नहीं है। शायद इक्का दुक्का इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली है, लेकिन हुरैरा की बात करें, अब्दुल्ला शफीक के साथ एक अच्छा पैर आपको नजर आ रहा था, क्यों हुरैरा ने पाकिस्तान के अंदर ही ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई है, डबल सेंचुरी भी बनाई है, आई गेस 150 शायद उसने पिंडी में स्कोर किया हुआ है, तो उसको इन कंडीशंस का बेहतर पता है, और यही बेहतर कंडीशंस होती हैं जहां पर आप अपने प्लेयर को, जो अनकैप्ड प्लेयर है, उसको आप डेब्यू करवाते हो, क्योंकि उसको इन कंडीशंस का बेहतर पता होता है। अच्छा चांस था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है हुरैरा को इस वक्त नहीं प्लेइंग 11 में रखा गया। फिर आपको पता सबसे ज्यादा जो इस वक्त जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो है आपके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पे। इब्रार मुझे पता है बेशक ग्रीन विकेट है, बेशक आपकी ग्रीन विकेट है, लेकिन इब्रार पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स इस सेंस में हैं कि काफी अरसे से आप उसको अपने साथ कैरी कर रहे हो। वर्ल्ड कप में भी आपने उसको कैरी किया, उसके बाद आपने फिर उसको टेस्ट मैच के अंदर, जब इतने मामला चल रहे हो ना, तो एक बॉलर होता है उसके ज़हन में होता है कि यार इतनी कम ऑप्शन है, तो इसका मतलब कि मैं शायद ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा होता है। लेकिन जब आप टीम सेलेक्ट करते हो उसको, फिर आपने टीम से भी ड्रॉप करके पाकिस्तान शाहीन्स में भेजा, और अगर आपको एक बात कर रहा हूं कि जरूरत पड़ जाए स्पिनर की, ना उसके पास इतनी मैच प्रैक्टिस है, इंटरनेशनली बात कर रहा हूं, आप उसको उस मैच के अंदर डालोगे, बेशक 2 टेस्ट तो ये अकॉर्डिंग टू ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है कि स्पिनर के साथ इस तरह मैदान में उतरना। और अगर देखें तो बांग्लादेश जो है वो 4 स्पिनर्स के साथ आ रही है बांग्लादेशी टीम मैदान में, तो कुछ बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है। देखिए बांग्लादेश की अगर प्लेइंग 11 की बात करूं तो जैसे अगर पूरे स्क्वाड की बात करूं तो 2 स्पिनर्स उनके हैं, जिन्होंने कलेक्टिवली बात करूं तो अराउंड को 300 प्लस उनसा विकेट्स उन लोगों ने ली हुई हैं। लेकिन बांग्लादेश ने भी कल कोच की मैं बात सुना था, वो भी ज्यादा बैंक कर रहे हैं अपने फास्ट बॉलर्स पे। मैंने कहा ना कि पता लग रहा है इसका मतलब कि ग्रीन टॉप विकेट होगी, पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट करेगी इस मैच के अंदर, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन स्पिन बॉलिंग ऑप्शन एक क्रूशियल रोल फिर भी आपका प्ले करती है। पिंडी की विकेट की बात करूं तो तीसरे, खास करके जो आपका 3rd एंड 4th अपना जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। बड़ा एक एक्साइटिंग होगा कि आप इस वक्त एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन हमारे सिलेक्टर्स का ना ओवरऑल ही मुझे लगता है पिछले कुछ अरसे से स्पिनर्स के ऊपर इतना एतमाद नजर नहीं आता है, या हमारे सिलेक्टर्स टेक्निकली उस चीज को भांप नहीं पाते। ये भी हो सकता है जो क्रिकेट उन्होंने खेली है उनको वो कंपैटिबल ना हो आजकल के सर्कमस्टेंसेस से। ये भी होता है कि आप
आप दूसरी टीम को कितना रीड करके अपनी टीम सेलेक्ट करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्रिकेट अब बहुत टेक्निकल गेम हो गया हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि बस आ गए खेल लिया चले गए, अब इट्स वेरी टेक्निकल। तो वर्ल्ड कप आप देख लो, उससे पहले देख लो, अब भी आप जिस तरह की सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पिनर्स के ऊपर कुछ खास एतमाद कर नहीं पा रहे हैं। क्या इसकी वजह क्वालिटी स्पिनर्स का ना होना है हमारे पास, या इसकी वजह सिलेक्टर्स का कोई प्रॉब्लम है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? नहीं, इसका इमरान भाई सिलेक्टर्स का मसला नहीं है, क्वालिटी स्पिनर्स ना होना इसका मतलब है कि आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। जो मसला आपको पता है, जो इस वक्त जितने भी आप मैचेस चाहे 6000 मैचेस खेल लें, लेकिन जब तक आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे और खास करके लॉन्गो फॉर्मेट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, ये मामला तो आपका आता रहेगा। जितने इस वक्त यंगस्टर्स के साथ आप काम करें, मैं फास्ट बॉलर्स के साथ काम करता हूं, मैं स्पिनर्स का ज्यादा जज नहीं कर सकता क्योंकि स्पिनर में रहा नहीं। मुझे इतना पता है कि स्पिन बॉलर को जब भी मैंने देखा, जो यंगस्टर की बात करूं, अंडर 17 अंडर 19 कैटेगरी में आता है, वो कोशिश यही करता है कि तेज अपना बॉल करवा सके, विकेट टू विकेट करवाए। वेरिएशंस नाम की है जो फ्लाइट होती है, जो एयर के अंदर आप रिसीव करते हो, वो चीज अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही। क्यों? उसको पता है T20 है, मैंने अपने आप को जितना सेव करना है मैं कर सकता हूँ। वो लॉन्गो फॉर्मेट का सोचता ही नहीं है। लॉन्गो फॉर्मेट में तो फायदा ये होता है ना कि आप जब लॉन्गो फॉर्मेट जब आप गेंदें करवा रहे हो तो 15-15, 20-20 ओवर आप करवाते हो नेट के अंदर, आपको पता होता है मैंने डिसीव कैसे करना है, मैंने ब्रेक कौन सा करना है, मैंने फिंगर कब यूज करनी है, कि सारा कुछ आप माइंड के साथ खेल रहे होते हो। T20 ने आपकी चीजें खराब की हैं, इसलिए बार बार हम बात करते हैं ना कि जब आप डोमेस्टिक के अंदर आप अपना नहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये मामला तो आपके नहीं होंगे। तो सजीव, सेहत फिटनेस की क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या हमारे प्लेयर्स फिट हैं? ये तो बहुत लंबी चौड़ी क्रिकेट है, 5 दिन खेलना है, 20-40 ओवर्स का खेल नहीं है। क्या अपडेट्स हैं? कोई फिटनेस के हवाले से आपकी बात हुई हो? आप तो बड़ी अहम क्रिकेट के हवाले से अहम शख्सियात के साथ भी मौजूद होते हैं हेडक्वार्टर्स के अंदर, सो क्या अपडेट्स हैं? हेडक्वार्टर्स में तो चले उन्होंने बुलाया हुआ था इवेंट के लिए, लेकिन अगर मैं जयसिंह गिलेस्पी की बात करूं, मैं लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि अपने इंटरव्यू में जब उनसे मेरी बात हुई थी तो सबसे बड़ी जो उन्होंने बात कही थी कि पाकिस्तान में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जहां पर आप काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक की बात करते हैं, वहां पर आपको पिचेस का बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा। और खास करके जब फिटनेस की बात मेरी उनसे हुई थी कि फिटनेस के ऊपर जितने मामला, तो उन्होंने कहा जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे होते हो तो फिटनेस तो आपको स्टैंडर्ड दूसरा होना ही नहीं चाहिए, वो टॉप प्रायोरिटी पे आपका स्टैंडर्ड फिटनेस का होना चाहिए। कल भी जब प्लेयर्स से जब बात हुई 1-2 प्लेयर्स से, तो दे लुक्ड इन अ गुड निक। पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से पता लग रहा है कि वर्क हार्ड कर रहे हैं। मुझे पता है कि टेस्ट मैच एक लॉन्गो फॉर्मेट है, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच खेलने में आ रही है। आपको पता है अगले साल मार्च तक सिर्फ हमने 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। और इमरान भी एक और बड़ी आपको पता है शिकायत जो लोगों को भी है, खास करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, शायद मैं कहता हूँ इस चीज पे सोचना पड़ेगा जब फिटनेस की तो बात आप करें टेस्ट मैचेस को लेके, कि बहुत अरसा हो गया कि हम लोगों ने 5 टेस्ट मैच सीरीज नहीं खेली। जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेलती है, इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिटनेस आपको अगर कंट्रोल अपने प्लेयर्स के ऊपर करना है तो आप अंडर 19 लेवल से काम करना स्टार्ट करते हो, अपने फिटनेस ट्रेनर्स आपके अंडर 19 से करते हैं। हमारे मसला थोड़ा सा ये आता है कि अंडर 19 अंडर 17 पे ग्रूमिंग हमारे लड़कों की होती नहीं है। पाकिस्तान टीम के अंदर पाकिस्तान शाहीन्स के अब जाके वापस 2 स्टार्ट है, लीग क्रिकेट होगी है, वहां जाके उसकी फिटनेस पे काम होता है। सही है। तो वैसे जाते जाते क्विकली जरा बताइएगा, चैंपियंस ट्रॉफी से भी के हवाले से भी कल मोहसिन नकवी साहब ने बात की और उन्होंने जुमला बोला कि भारत समेत सब टीमें आएंगी पाकिस्तान में, तो क्या अब मामला तय पा गए होंगे? क्या वो जो भारत की क्या कह सकते हैं अना का कोई मसला जो बना होता है हर बार, क्या वो खत्म हो गया होगा और अब ये जो मामला है वो इस तरफ आ गया है कि अब डिसाइड कर लिया गया कि टीम पाकिस्तान आएगी खेलने? देखिए, अभी रिसेंटली एक पोल हुआ था, शायद मैंने आपके प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, इंडिया के अंदर ये जनरल पब्लिक का पोल होता है, जिसमें से 78% या 75% लोगों ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान में जाना चाहिए खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया जाके खेला। आपको पता वर्ल्ड कप के अंदर तो हमारा फैंस भी नहीं थे हमारे, जब हमारी टीम वहां पर जाके खेली, जो मुश्किलात थी। लेकिन अभी भी जो रीसेंट स्टेटमेंट थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, जब आई गेस चेयरमैन किसी मामले पे बात कर रहे थे, ठीक है, उनसे पूछा गया, लेकिन मुझे बताया जा रहा है, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, एक सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या यहाँ पे पूरे तमाशाई आएंगे? क्योंकि काम तो कंस्ट्रक्शन का पिंडी स्टेडियम में भी चल रहा है, तो क्या तमाशाइयों के बैठने की जगह इंटैक्ट है, बैठ पाएंगे पूरा? जरा इस सवाल से क्विकली हमें बताइए ताकि लोग टिकट विकेट ले जरा मैच देखने। जगह है अपना बैठने की, क्योंकि उन लोगों ने जो चीजें अभी जो डिमोलिश की है, तोड़ी हैं, वो है आपकी ग्रिल्स वगैरह, जो उनकी स्टैंड्स को लोगों ने छेड़ा नहीं है, ठीक है, तो आपके स्टैंड्स के ऊपर तमाशे होंगे। और मैंने कहा ना कि इस वक्त अगर चाहे बारिश भी हो रही है अपनी जगह, लेकिन जितने फोन कॉल्स अभी आपके शो पे फोन कॉल्स हमारे जितने बज रहे हैं कि टिकटें लेके, और टिकटें खुदा की कसम नहीं है मेरे पास, जाके खुद खरीदें, टिकटें ले लें। टिकट्स के लिए लोग जो है वो ज्यादा, बस ये जिस तरह की तस्वीर आप लगाते हैं ना, जहां जहां जाने की लोग टिकट्स तो मांगेंगे। अब तो आपसे इलेक्शन के टिकट्स भी मांगने हैं लोगों ने, थोड़ी वैसा। थैंक यू वेरी मच, इट वाज ऑन अ लाइटर नोट। सैयद अवैस हमारे साथ मौजूद थे कि बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, 21 तारीख यानी कि कल हमारा पहला मैच है। बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ द टीम्स, अल्लाह करे अच्छी क्रिकेट हम देखें और हमें देखने को मिले और मौसम डिस्टर्ब ना करें। हाँ बिल्कुल, बारिश की वजह से मैच डिस्टर्ब
नाउ। इसके साथ ही एक्सप्रेसो में हम ब्रेक लेंगे। जी, लीजिए ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बुलबुले पाकिस्तान, पाकिस्तान मौसीकी की दुनिया भर में पहचान, मुनफरिद किस्म की गुलकारा, दिलसोज आवाज़ की मालिक, सहर अंगेज शख्सियत, ये सब एक ही शख्सियत के लिए ये सभी अल्फाज आते हैं और वो है नयरा नूर साहिबा। उनको आज मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। नयरा नूर 3 नवंबर 1950 को गुवाहाटी में पैदा हुए। 1971 में पाकिस्तान टेलीविज़न के एक सिलसिलावार खेल के लिए गीत गाए और बाकायदा तौर पर फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया। उन्होंने अपनी गुलकारी के लिए हमेशा नहायत खूबसूरत शायरी का इंतखाब किया। कई दहाइयों पर मुहित करियर के दौरान सैकड़ों मशहूर गानों के साथ नयरा नूर ने मुतादिद अवार्ड्स और एजाज़ात भी अपने नाम किए। उनको 2006 में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। आई विश कि हम इस वक्त सारे गाने नयरा साहिबा के आपके लिए चला सकते और उनकी याद ताज़ा कर सकते और ट्रिब्यूट दे सकते। अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे। एक और खूबसूरत सा गाना, एक खूबसूरत सा कलाम आप सुनिए और हम वापस आते हैं। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। अब शामिल करेंगे सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज डॉक्टर कमल खालिद बात कर रही हैं कि क्या जदीद उलूम का तमाम माखज़ और बुनियादें यूनानी सरजमीन है। आइए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद और आपको अगर याद हो जब आप मैट्रिक कर रहे थे, एफए कर रहे थे, बीए कर रहे थे, बल्कि मास्टर्स के दिनों में भी हम जिस किताब को भी हाथ लगाते थे तो वहाँ पर किसी सब्जेक्ट की भी, चाहे वो सिविक्स है, चाहे वो साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, उन सब की जो हमें डेफिनेशंस होती थी वो यूनानी फिलोसफर्स के नाम से होती थी। कभी हमें प्लाटो का हवाला मिल रहा होता था, कभी अरस्तू का, और जो भी हमने अलूम अपने मॉडर्न एज में हम पढ़ना शुरू करते थे तो पहला चैप्टर जो है वो हमें यही डिफ़ाइन करता था कि इन अलूम का जो आगाज़ है वो ग्रीक फ़िलोसफर्स से है। इस बात ने मुझे थोड़ी सी मेरे में क्यूरियोसिटी डेवलप की और जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो बड़े इंटरेस्टिंग हकाइक जो हैं वो उस पर मुझे पता चले। लेकिन उन तक जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और टाइमलाइन के हवाले से बात कर दूँ। ये देखिएगा कि हमारी जो नोन हिस्ट्री है ह्यूमैनिटी की, उसमें जो कदीम तरीन हमारी सिविलाइजेशन जिनको हम कहते हैं तो वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली और चाइना, ये 4 जगह हैं जहाँ पर कि हमें कदीम तरीन इंसान के होने के सबूत मिलते हैं। तारीख़ में जब हम आगे आते हैं तो इन सिविलाइजेशंस की बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं। यूनान का जो इलाका है वो एक समुंदरी इलाका है और ये एक अरसा दराज तक गुमनामी में रहा ये इलाका। ये लोग अपनी गुमनामी से उस वक़्त निकलते हैं जब इन्होंने समुंदरी रूट्स जो हैं उनको डिस्कवर किया और उन समुंदरी रूट्स की बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये जो डेवलप्ड सिविलाइजेशंस थी जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडिया, चाइना, इन तक इन्होंने तिजारत शुरू की। अब हम जब कदीम सिविलाइजेशंस के बारे में देखते हैं तो ये वो सिविलाइजेशंस हैं जिनका के अहया जो है 5000 कबल अज़ मसीह से ऑनवर्ड्स हमें नज़र आता है। यूनानियों की जो हमें डेवलपमेंट दिखाई देती है वो 1000 साल कबल अज़ मसीह से है। तो आप देखिए कि जब यूनान कुर्रा अर्ज़ पे कल्चरली रूनुमा होता है तो उस वक्त तक दुनिया की ये सारी सिविलाइजेशंस को इस्टेब्लिश हुए 3 से 4000 साल हो चुके हुए थे। चुनांचे इसी लिहाज से इनके अलूम फ़नून और इनकी जो भी स्किल्स थी वो भी ज़ाहिर है 3-4 हज़ार साल एक लंबा अरसा होता है। और यूनानियों का तिजारत की वजह से इन तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा आना जाना रहता था। तो अब जब यूनान के फ़िलोसफर्स की बात आती है जिनको कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो जब उन फ़िलोसफर्स का नाम आया तो एक बड़ी दिलचस्प हकीकत जो है वो हमें नज़र आती है और वो ये पता चलता है यूनान में हमें पहला जो फ़िलोसफर्स का स्कूल दिखाई देता है जिसको हम प्री सोक्रेटिक स्कूल कहते हैं। मतलब ये कि सुकरात से पहले जो फ़िलोसफर्स वहाँ पर थे, ये इसका इस्टेब्लिश होता है 7वीं सदी कबल अज़ मसीह से। और जो पहला हमें एक अहम फ़िलोसफर नज़र आता है उसका नाम थेल्स है, THALES। थेल्स नामी ये स्कॉलर है और फ़िलोसफ़र है जिसका कि बहुत ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन है और इसका वक्त जो है वो यही
7वीं सदी कबल अज़ मसीह आता है। जब हम तेल्स की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये पता चलती है कि ये वो शख्स है जिसने कि ज्योमेट्री, मैथ्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है ये इजिप्ट और मेसोपोटामिया में जाके पढ़ता रहा। कुछ लोग कहते हैं कि वो 17 साल पढ़ता रहा, कुछ लोग कहते हैं कि वो 13 साल वहाँ पे पढ़ता रहा, और वहाँ से तालीम लेने के बाद जब ये यूनान में आता है तो यूनान में एक जो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट को इस्टेब्लिश करने वाला वो तेल्स का नाम आता है। यहाँ पर एक और बात मैं ये कहती चलूँ कि यूनानी जो एक ओवरऑल स्कूल ऑफ थॉट्स थे वो बेस करते थे मैथोलॉजीज़ पे, कहानियों पे, लेकिन अब जो फिलोसोफर्स आते हैं उन्होंने मैटर पे बात की, मटेरियल पे बात करनी शुरू की। वो इन तसव्वुराती कहानियों पे यकीन नहीं रखते थे और उन्होंने जिन साइंसेस की बुनियाद रखी और जो फिलोसफीज़ इंट्रोड्यूस की वो बेस करती थी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। और इसके लिए जो है अगर हम देखा जाए तो वो तरबियत जो है वो मेसोपोटामिया से, इजिप्ट से और दूसरे इलाकों से लेके यहाँ पर आ रहे थे। दूसरा जो एक अहम हमें स्कॉलर दिखाई देता है पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये भी इजिप्ट में इसने मैथ्स की, ज्योमेट्री और मेडिसिन की 22 साल तक ट्रेनिंग ली। पाइथागोरस बहुत बड़ा नाम है यूनानी फ़लसफ़े में और उसके बहुत कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन ये वहाँ से एजुकेटेड था, सो मच सो कि प्लेटो के बारे में ये कहा जाता है कि वो 13 साल तक इजिप्ट में पढ़ता रहा और फिर उसने आके अपनी प्लेटोनिक जो स्टडीज़ हैं उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ तो हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की, इजिप्ट की और इन सारों की। इसके साथ एक और ये देखिएगा कि बहुत सारी ये जो मेसोपोटामिया का इलाका है, मैं यहाँ एक चीज़ एक्सप्लेन करती चलूँ कि मेसोपोटामिया का इलाका दरिया दजला और फ़रात की जो दरमियान की वैली है उसके तमाम ममालिक इसमें शामिल हैं और यहाँ से जो बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे वाक़यात और बहुत से किस्से जो हैं वो बाद में यूनानी फ़िलासफ़ी और रोमन्स के मैथोलॉजीज़ का हिस्सा बने और यहीं से ट्रैवल करते करते इनमें से बहुत से वाक़यात क्रिश्चियनिटी का भी हिस्सा बने। उसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे कि वो कौन से किस्से थे जो यहाँ तक पहुँचे। तो ये तो हम बात कर रहे हैं उन फ़िलासफ़र्स के एविडेंस की जिससे हमें पता चलता है कि इन मेसोपोटामिया और इजिप्ट के अंदर से जाके ये बाकायदा। अच्छा, एक और बात ये बताती चलूँ, हमारे जहन में अमूमन यही ख्याल आता है कि जब तक कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज नहीं बने थे यहाँ पर शायद तालीम का दुनिया में कहीं पे सिस्टम नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन सिविलाइजेशंस की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे बहुत इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस मौजूद थे जहाँ पर कि तमाम दुनिया से लोग आके इल्म हासिल करते थे और उसके बाद वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में वापस जाके उस इल्म को डिसेमिनेट करते थे। इसी के साथ एक और बड़ा दिलचस्प बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारा क्या रोल था सब कॉन्टिनेंट का। ज़रतुश्त की आमद ईरान में होती है तकरीबन 17वीं सदी कबल अज़ मसीह में। अब जो ज़रतुश्त की फ़िलासफ़ी है उसको हम इंडो पर्शियन फ़िलासफ़ी के नाम से याद करते हैं और जो उन्होंने रिलीजन पेश किया, जो वे ऑफ लाइफ बताया, उसके अंदर फ़िलासफ़िकल कंटेंट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। बहुत मज़े की बात यह है कि उनकी जो फ़िलासफ़ी थी, बाद के आने वाले कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा कि प्लेटो ने ज़रतुश्त की जो फ़िलासफ़ी है उसको मैंने ही अपनी ज़ुबान में बयान किया, बल्कि कुछ मुहक्किक तो इतने सख्त हैं कि उन्होंने उसके लिए प्लेजरिज्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। ये सब इंटरनेट पे मौजूद है, किताबों में मौजूद है, इसको ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत सारे हक़ाइक़ का अंदाज़ा होगा। एक और बात यह है कि ओवरऑल जो हमारा एक यूरोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें अमूमी तौर पे इन तमाम चीज़ों को डिनाई किया जाता है और तो डिनाइल में ये कहा जाता है कि जो भी फ़लसफ़े, अलूम, जितनी डेफिनेशंस हैं, जो भी है, इनका आगाज़ जो है वो ग्रीक फ़िलासफ़र्स से होता है। लेकिन 1732 में पेरिस से एक नावल जो है वो यूरोप में आता है और उसका नाम है सेथोस, SETHOS। इस नावल के अंदर उसने कहा
वाकयाती बयान है जिसको के बाद के स्कॉलर्स ने कहा कि जी ये तो फिक्शन है। उसने कहा कि ये जितने स्कॉलर्स और जो भी यूरोपियन फ़िलासफ़ीज़ हैं ये सब की सब मुख्तलिफ इलाकों से इनकलकेट की गई, इन्होंने प्रेजेंट की। इस पूरी डॉक्यूमेंट और इस पूरी पब्लिकेशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि उसमें बारहार राइटर ने रेफरेंसेस दिए कि ये जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इसके प्रॉपर रेफरेंसेस मौजूद हैं। जो ये ऑथर था सैतोस का, उसने ये कहा कि जो इंसानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ये फ़िलासफ़ी और अलूम का मग़ज़ जो है, उसने कहा कि ये इजिप्ट से है। इजिप्ट का मतलब है अफ्रीका से है। अफ्रीका का मुराद ये है कि जो स्याह फाम लोग हैं उनसे इसको एसोसिएट किया गया। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि यूरोप के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और ख़ुसूसन 18वीं और 19वीं सदी में तो इट वाज अनथिंकेबल, क्योंकि स्लेवरी का और कॉलोनाइजेशन जो है वो अपनी पीक की तरफ जा रही थी। चुनांचे इन थेरीज़ को मुकम्मल तौर पे उस वक़्त रिजेक्ट कर दिया गया। और इस रिजेक्शन के बाद जो भी करिकुलम और किताबें और दरसी कुतुब खुसूसन दी गई, उनके अंदर थ्रू आउट यही इम्प्रेशन दिया गया कि दुनिया में आज तक जितने भी अलूम आए हैं वो सिर्फ ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने उसको उनका आगाज़ किया। ग्रीक फ़िलासफ़र्स की कंट्रीब्यूशन दुनिया में बेतहाशा है, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन उसके साथ मेरी बहुत ख्वाहिश है कि ज़रा इनके रिसोर्सेज भी ढूंढिए और यूनान के अलावा जो दुनिया के ख़ित्ते हैं वहाँ पर क्या काम हो रहा था उनको भी स्टडी कीजिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। शुक्रिया। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और तस्करा एक और पाकिस्तानी चैंपियन का। कितने चैंपियन से आपकी मुलाकात कराएंगे हम आज। एक ऐसे चैंपियन का जिक्र करते हैं जिन्होंने 2 रोज़ कबल जारी होने वाली एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पहली पोजीशन पर अपना कब्जा जमा लिया। ये पोजीशन उन्होंने कैसी ली, इस पर हम बात करेंगे। हम पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली इस कमसिन प्लेयर की बात कर रहे हैं। इनका नाम महानूर अली है और एशिया की अंडर 13 रैंकिंग में इस वक्त टॉप पोजीशन पर वो आ चुकी हैं। जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें ये टॉप पोजीशन पे हैं। महानूर रवा साल सिंगापुर जूनियर ओपन में 14वां गोल्ड मेडल हासिल करके पहली उन्होंने एक तारीख रकम की है, जबकि उनकी जो सिस्टर्स हैं सैरिश और भाविश वो भी पाकिस्तान के लिए बेशुमार मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। और ये लगता है कि नेले पे दहले वाला हिसाब इस वक्त चल रहा है। एक बहन परफॉर्म कर रही है और पाकिस्तान के लिए नए नए अवार्ड्स और टाइटल्स लेकर आ रही है। ताज़ा तरीन खबर बहरहाल ये कि 2 टूर्नामेंट्स और उनके जीतने के बाद नंबर 1 प्लेयर का एजाज़ महानूर अली के हिस्से में आया है। और ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के लिए कोई कुछ बहुत अच्छा करे और ख़ास तौर पे वो खातून भी हो, यंगस्टर भी हो, और वो हमारे शो में ना ही हो नहीं सकता। महानूर राइट नाउ लाइव विद अस इन एक्सप्रेसो। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। महानूर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपके लिए, चैंपियनशिप आप जीत गई हैं। मुझे बताएं कि आपकी एज क्या है, क्योंकि जितनी आपके मेडल्स हैं, आप 13 साल से कम उम्र की है लगता नहीं है, क्योंकि इतने सारे मेडल्स और इतनी सारी अचीवमेंट है आपकी। मैं 11 साल की हूँ और मैं अभी तक 15 गोल्ड मेडल ले चुकी हूँ। अरे वाह वाह वाह। तो मुझे ये बताइएगा कि किस ग्रेड में पढ़ती हैं और साथ साथ गेम को कैसे मैनेज कर पा रही हैं? मैं अभी 7th क्लास में हूँ और मैं साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी करती हूँ, जो कि बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ अभी, सिर्फ अभी के लिए, और क्योंकि सुबह में ट्रेनिंग होती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए। महानूर, आपकी एज में हमारे पास इतनी बुक्स नहीं होती थी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं इतना होता था। आपने तो 15 गोल्ड मेडल्स ले लिए हैं। सो हाउ इट हैपेंड? आपको शौक था बचपन से, किसी ने जबरदस्ती इस खेल के अंदर डाला कि नहीं खेलो आपने भी बनना है प्लेयर? इसके पीछे स्टोरी क्या है महानूर? मुझे बचपन से बहुत स्क्वॉश पसंद था। स्क्वॉश ही नहीं बल्कि हर गेम में चाहती थी कि कोई स्पोर्ट हो जिसमें मैं खेलूं और परफॉर्म करूं अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं बचपन से ही, मुझे पापा ने मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई के साथ खेलने को भिजवाया, तो वहाँ पे मैं खेलती गई, कभी जाती थी कभी नहीं। तो फिर अभी प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया है 4 साल से। अच्छा। तो मैं मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग कर रही हूँ उसके लिए। और कोच कौन है आपके? बस Who's your coach? कोच कौन है आपके, मैं ये पूछ रहा हूँ महानूर, कौन कोचिंग कर रहा है आपकी? मेरे कोच अभी करंटली मेरे बाबा हैं और रियाज सर हैं, और हमारे एक ट्रेनर भी है, मतलब ड्रेस पार्टनर आप कह सकते हैं। वो भी हमारे साथ बहुत ट्रेनिंग करते हैं, और फिजिकल फिटनेस के लिए भी हम लोग जाते हैं, उसके अलग कोच हैं।
अच्छा, तो मानू मुझे बताएं कि कैसा कर रही हैं? एशिया में पहली पोजीशन आपने ले ली है और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। बहुत खुशी है। मैं आपको बता नहीं सकती कि उससे पहले भी मैं अंडर 11 कैटेगरी में एशिया नंबर 1 बनी थी। वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और अभी दोबारा अपनी अगली कैटेगरी में, बड़ी कैटेगरी में अंडर 13 में मैं एशिया नंबर 1 बनी। और इसका सारा क्रेडिट जो है तो बार्ड फाउंडेशन को जाता है, जिसने मुझे सपोर्ट किया मेरी जर्नी में, और मैं चाहती हूँ कि मुझे आगे भी सपोर्ट करें इंशाल्लाह। तो आपकी गेम में ऐसा क्या है मानूर जो आपको लगता है कि आपको बाकियों से डिफरेंट बनाता है, मुनफरिद बनाता है? मैं कहूँ कि मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन आपको अपने स्पोर्ट के साथ प्यार होना चाहिए, और आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो अब मैं जो है तो अपनी पूरी मेहनत करती हूँ, मैं कोई कमी नहीं छोड़ती अपनी डाइट में, अपने ट्रेनिंग में, फिजिकल फिटनेस में। तो मैं कहूँ कि और एक गेम सेंस भी होता है जो कि प्लेयर्स को अलग बनाता है एक दूसरे से, और हर प्लेयर के साथ उसकी डिफरेंट गेम खेलनी है, वो भी प्लेयर को अलग बनाता है दूसरे प्लेयर से, और वही होता है जो जीतता है। और सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बिना सपोर्ट के आप खेल नहीं सकते। आपके पीछे कोई बैठा नहीं होगा तो आप ऑब्वियसली आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा और जीतने भी मुश्किल हो जाता है। और इसमें बुनियादी तौर पे आपके पास जो सपोर्ट है, जो स्पॉन्सर है, वो मौजूद है, या यू स्टिल थिंक कि नहीं यू नीड मोर सपोर्ट? मेरा अभी मेन सपोर्ट मेरा बार्ड फाउंडेशन है, और मेरे जो है तो पेरेंट्स, मेरे कोचेस, मेरे फ्रेंड्स सारे, वो भी मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं उनकी बहुत थैंकफुल। अच्छा, तो मानूर अभी हमने आपकी दोनों बहनों का भी जिक्र किया, सहरिश और माविश। अगर मुकाबला हो तीनों बहनों में तो कौन जीतेगा? मैं कहूँ कि मेरी बड़ी बहन अच्छा खेलती है, सो ऑब्वियसली वो एक तो बड़ी है और उसमें पावर स्ट्रेंथ भी अच्छी है और उसकी स्किल्स भी अच्छी है, हमसे डेवलप है, तो मैं कहूँगी कि वही जीतेगी। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ उससे जीतने की। और ठीक है। और स्क्वॉश में एज अ गेम थोड़ा सा, मैं मानूर आप बताओ, स्क्वॉश में एज अ गेम क्या है जो आपको ज्यादा अपील करता है, जो ज्यादा पैशनेट बनाता है आपको? एज अ गेम क्या है इसके अंदर? स्क्वॉश में कहूँ बहुत टफ गेम है, और ये हर कोई खेल भी नहीं पाता। मतलब मैं कहूँ कि लोग सोचते हैं स्क्वॉश इजी होगी, लेकिन इसमें आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है, आपका माइंड, आपको सेम टाइम पे अपनी एक्शंस को करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी के लिए तो ट्रेनिंग कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि स्क्वॉश में आगे भी मैं अच्छा परफॉर्म करूं पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह all our best wishes are with you. Thank you very much for being with us and all the best for your future ventures. जो भी आप परफॉर्म करें जबरदस्त। शाहजहां एशियन जूनियर चैंपियन मानूर अली से आप मुलाकात कर रहे थे। शी इज फ्रॉम पेशावर, हमारा प्राइड है ये। अल्लाह करे और भी एजाज़ात जीते, आपको मिलवाते रहेंगे मजीद ऐसे चैंप से। येट एक ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसिव। अब आपको एक बड़ा सरप्राइज किस्म का पैकेज, एक सरप्राइज किस्म की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। आप जानते हैं गुलकार अली जफर को, उन्होंने एक गुलकारा हैं सिंधी निर्मला मेघानी, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से खबरों में रहीं पहले, लेकिन अब गायकी में भी प्रॉपरली हमें नज़र आने वाली हैं। उनके साथ अली जफर साहब ने एक AI वीडियो, एक टेक्नोलॉजी पर मबनी नया गाना रिलीज़ किया है। रंग रसिया इसका टाइटल है। ये गाना रिलीज़ होते ही बहुत ज़्यादा शोहरत भी हासिल कर रहा है। उमरकोट की रिहायशी है निर्मला, और उनका ये गीत AI म्यूज़िक वीडियो जिसकी हम बात करें, रंग रसिया, इस पर बहुत ज़्यादा लोग इसको लाइक कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो एक सिंधी दुल्हन का कॉन्सेप्ट है जो कि गहरे पानी में गोता लगाती है और फिर सहरा की सैर करती नजर आती है। इसके साथ साथ इमरान एक और शख्स को भी इस वीडियो में देखा जा सकता है जो सहरा की हदूद से बाहर जिंदगी गुजारते हुए दिखाई देता है। इस तरह ये वीडियो एक हैरत अंगेज किस्म का तजाद पैदा कर रही है। थर पार्कर के इलाके से इनका ताल्लुक है, और उमरकोट तो इतना खूबसूरत इलाका है, इतना पुरअमन इलाका है, उसकी अपनी वाइब है, अपनी खूबसूरती है। इस पर भी हमने बात करनी है, हमने निर्मला से भी बात करनी है, और हमने अली जफर से भी बात करनी है सरप्राइजिंगली। लेकिन हम इन दोनों फनकारों की इजाजत से सबसे पहले चाहते हैं कि आप जरा ये म्यूजिक वीडियो देखें, इसका कॉन्सेप्ट मुलाहिजा करें, और फिर वापस आके हम अपने स्टार से बात करते हैं। हमारे देश पधारो, यानी कि हमारे वतन देश वापस आओ, कुछ ऐसा है इस गाने का मतलब। मजीद हम पूछेंगे तो हम गेस्ट लगा रहे हैं इस वक्त। वी हैव द स्टार विद अस, वी हैव द वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट वी हैव पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपनी आवाज
आवाज का लोहा मनवाने वाले, अपनी एक्टिंग का, मैं तो उनकी एक्टिंग का भी इतना मद्दाह हूँ, आई डोंट नो व्हाई अली जफर बहुत ज्यादा काम एक्टिंग में नहीं करते, उनको करना चाहिए, लेकिन आज हम सिर्फ उनकी सिंगिंग तक महदूद रहेंगे। अली जफर द लेजेंड आई मस्ट से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ निर्मला भी हैं और इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले वेलकम निर्मला आपको भी, और अली भाई थैंक यू वेरी मच, आप फ्लाइट में थे, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो हमें इस गाने के हवाले से ये बताइए कि ये इतना जबरदस्त टैलेंट आपने कहाँ से तलाश किया, और आपको सुबह खैर भी, आई होप के आपकी आंखें खुल चुकी, हमने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। निर्मला जो हैं, इनका तारुफ मुझसे करवाया था मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने। एक व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने इनकी एक बच्ची की आवाज़ भेजी और कहा कि ये सुनो, तो मुझे आवाज़ तो बहुत ही अच्छी लगी, साथ में ये भी बात कि वो कंपोज़र भी खुद है, उन्होंने लिखा भी खुद है, तो ये तो बहुत ही कोई टैलेंटेड जो लोग होते हैं वो सब कुछ चीज़ें ये खुद ऐसे कर सकते हैं। तो लेकिन उसके अलावा मुझे जो बहुत ही अच्छी बात लगी इनके बारे में ये कि ये उमरकोट के एक दूर दराज इलाके में, सहरा में, जहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात भी मुयस्सर नहीं, वहाँ पर रह के ये अपना पैशन म्यूज़िक का जैसे फॉलो करें, और इतना पॉजिटिवली इनसे आप जब भी बात करें इतना मुस्कुरा के ये बात करती हैं, और जिस तवज्जो के साथ, जिस पैशन के साथ ये अपना म्यूज़िक का पैशन फॉलो कर रही हैं, ये मेरे नज़दीक बहुत ही एक इंस्पायरिंग बात थी। इसलिए मैंने इनको ख़ास तौर पे मैंने सोचा कि इनका जो टैलेंट है ये सिर्फ उसी सहरा में नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये उन हवाओं से निकल के दुनिया में, पूरी दुनिया। अमेजिंग। अच्छा अली, मुझे ये भी बताएं कि मतलब निर्मला की आवाज़ और उसके साथ AI वीडियो म्यूज़िक, इसका कॉन्सेप्ट आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एक AI वीडियो म्यूज़िक का। जहाँ तक इस गाने की म्यूज़िक वीडियो का सवाल है, तो देखिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ नया किया जाए, कुछ मुनफरिद किया जाए, और चूँकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, NCA से मैंने ग्रेजुएट किया एज अ पेंटर फाइन आर्ट्स में, तो मेरा जो थीसिस था उस वक्त 2002 में, उसमें ही मैंने उस ज़माने में डिजिटल आर्ट का इस्तेमाल पेंटिंग में कैसे किया जा सकता है उस पर अच्छा काम शुरू कर दिया था, और मेरा थीसिस वाज अ मिक्स ऑफ डिजिटल आर्ट एंड ट्रेडिशनल पेंटिंग। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आजकल जो भी जदीद चीज़ें आर्ट की दुनिया में, म्यूज़िक की दुनिया में, फ़िल्म की दुनिया में होती रहती हैं, आई ट्राई टू बी अ लर्नर। तो मैं ज़िंदगी में समझता हूँ कि इंसान को एक स्टूडेंट रहना चाहिए ताकि वो हमेशा सीखता रहे, और चूँकि सीखने का जो अमल है वही उसके लिए सबसे एक सेहतमंद अमल होता है जिससे इंसान इवॉल्व करता है। तो आजकल जब से ये AI टेक्नोलॉजी मंजर आम पे आना शुरू हुई, तो मैंने इसको फॉलो कर रहा था, और बहुत देर से सोच रहा था कि निर्मला की वीडियो के लिए क्या किया जाए। फिर मैंने कहा कि चलो मैं खुद ही बैठ के अब AI को दरियाफ्त करता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर गया हुआ था छुट्टियों पे, तो साथ साथ जब मुझे टाइम मिलता था किसी रेस्टोरेंट में बैठ के या इधर उधर, तो मैं ये सीखता था और इसकी वीडियो पे काम करता था। अच्छा। तो इसको 1-1.5 महीना लगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है, बहुत तवज्जो लगती है, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी एक अच्छी और मुनफरिद इसकी वीडियो बनी है। उम्मीद है कि नाज़रीन को पसंद आई। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। और दूसरा ये कि सो इट्स अनदर साइड ऑफ वेरी क्रिएटिव अली जफर, जिन्होंने इतने सारे काम किए हैं, तो अब ये काम आपने कहा जरा डायरेक्शन, और वो भी AI की डायरेक्शन, इस पे भी काम किया जाए। वी रिमेंबर योर वन टेक वीडियो चल दिल मेरे, एंड देन रिसेंट आपका जो हुस्न वीडियो है, आई मीन मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू यूज इन योर वीडियोस। अली भाई आपकी इजाजत से रहा, चूंकि निर्मला हमारे साथ हैं, आप काइंडली हमारे साथ ही रहिए, हम निर्मला से भी थोड़ी बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने बड़े स्टार के साथ उन्होंने किया, और काफ़ी अरसे से आई नो निर्मला ये स्ट्रगल कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, और फाइनली एक अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने किया भी है। निर्मला, वेलकम टू एक्सप्रेसो, हाउ आर यू, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, हम अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका गाना देख के और सब अच्छी होगी हमारी, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें देख के। आप बताइए कैसा तजर्बा रहा बाय वर्किंग विद सच अ ग्रेट स्टार अली जफर? जी बिल्कुल, बहुत मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो
इनके साथ मैंने किया और बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बड़ा अच्छा हमें मेरा रहा अपनी था पहली जज्बा उनके कॉन्वर्सेशन साथ। बताइए नमला, पहली कॉन्वर्सेशन जब आपका क्लिप शेयर हो गया अली भाई के साथ और उन्होंने आपके साथ पहली जो बात की वो कैसे हुई? बनफ्से नफीस मिलके हुई, फोन पे हुई, क्या बात हुई सबसे पहले आपकी? जी, सबसे पहले हम गए थे 2 साल पहले हम गए थे लाहौर मियां यूसुफ सलाउद्दीन बाबा जी से मिलने। तो उन्होंने हमें कनेक्ट करवाया भैया से। हाँ। तो फिर हम उनके घर गए, अली भाई के घर गए, एक दो बार गए उनके पास और फिर वहीं पे उनके स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड किया यही सॉन्ग। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका भी वीडियो का भी सोच रहे थे अली भाई, तो ये अभी रिलीज किया। अच्छा। बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। निर्मला, आपका सफ़र बड़ा खूबसूरत और अच्छा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो इस गाने ने धूम मचाई हुई है सोशल मीडिया पे, वो देखते ही देखते वायरल हो गया है। क्या फीलिंग क्या है आपकी इस वक्त और इसकी वीडियो आपको खुद को कैसी लग रही है? और जो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एआई का, इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल डिफरेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये इनका बड़प्पन है कि हम जैसे यंगस्टर को ये सपोर्ट करते हैं और करते आए हैं। अभी मुझे भी बहुत खुशी हुई, भैया ने मुझे सपोर्ट किया। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि इस गाने का जो कॉन्सेप्ट, जिस तरह का वीडियो बन के आपके सामने आया है, क्या आप एक्सपेक्ट करी थी? चूंकि इसमें जो सहरा का एलिमेंट है वो भी थोड़ा रखा गया है और विद दैट एक बड़ी मॉडर्न किस्म की जिंदगी भी दिखाई गई है। आपका ताल्लुक सहरा से है, सिंध से है, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए। यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस किया या इंटायरली अली भाई का आइडिया था, या आपसे भी डिस्कस किया और आपने कहा कि ये होना चाहिए? सर इस बारे में बताएं हमें। नहीं, सब उन्होंने ही किया है, खुद ही किया है। बस ये हमारा लुक है ये राजस्थान का, तो वो अच्छा लग रहा है क्योंकि गाने के साथ भी मैच बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये सब उन्होंने खुद ही किया है। थोड़ा सा हमें सुनाए ना निर्मला, ये गाना हमें थोड़ा सा सुनाए, गा के सुनाए। जी। रिमझिम सावन बरसे मीठा बोले मोर पपैया, रिमझिम सावन बरसे मीठा बोले मोर पपैया, रिमझिम सावन बरसे मीठा बोले मोर पपैया। कोयल कुक मचावे मन थारी याद सतावे, कोयल कुक मचावे मन थारी याद सतावे, यूं न तड़े पाओ परदेसिया, देश पधारो मारे अज रंग रसिया, देश पधारो मारे अज रंग रसिया। निरखण लागी अखिया मारी परदेसिया, देश पधारो मारे अजी रंग रसिया। अरे वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त आपकी आवाज़ है निर्मला। मतलब बड़ा कुछ जबरदस्त बॉलीवुड प्लेबैक वाला टोन है आपका, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप आने वाले वक्त में हमें फिल्मों में गाती नजर आएंगी। और सिंस अली जफर इज देयर विद यू, तो इसमें कोई बहीद भी नहीं है। निर्मला, हम आपसे थोड़ी सी बात और करेंगे और फिर अली भाई से भी हम फाइनली ज़रूर चाहेंगे कि वो अपने देखने वालों को कोई पैगाम दें, कुछ कहें, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु लव अली जफर, हु लव हिज वर्क। निर्मला, आगे आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किन पे काम करी है? मजीद भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप काम करी हैं? जी, मैं कोशिश कर रही हूँ अपने ओरिजिनल म्यूजिक पे ही कर रही हूँ काम। तो उसका भी काम चल रहा है आहिस्ता। ठीक है, देखने को मिलेगा आप सबको। किस तरह के गाने मजीद करी हैं आप? मैं सारा मिक्स करती हूँ, राजस्थान, पंजाबी, फोक, उर्दू सारा मिक्स करती हूँ। ठीक है। और फाइनली हमें निर्मला ये भी बताइए कि अली जफर के साथ काम करना कैसा पाया आपने? कैसा लगा आपको? इनका स्टूडियो तो बड़ा शानदार है, इनके गाने भी बड़े शानदार होते हैं, लेकिन एज अ पर्सन कैसा लगा आपको इनके साथ काम करके? इतने बड़े स्टार हैं वो। बहुत ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनके साथ मैंने काम किया, और ये भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं यंगस्टर को। ये इनकी बहुत अच्छी बात है कि ये सपोर्ट करते हैं सबको। ठीक है, इससे पहले कि हम आपको सी ऑफ करें, जो कि स्टार अली जफर हमारे साथ, थैंक यू अली भाई फॉर योर पेशेंस। आपके लाखों देखने वाले, चाहने वाले, जिसमें ऑब्वियसली हम भी शामिल हैं, यू हैव इंस्पायर्ड अस। आप अपने काम के ज़रिए, सिंस यू हैव स्टार्टेड सिंगिंग, बहुत अच्छा लगता है हमें। आप कुछ भी अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को कुछ भी कहना चाहें अली भाई एट द एंड?
जी, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी औलाद को वो तमाम सहूलतें मुयस्सर करें, अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर करें जो कि उनको फलने फूलने में, एक अच्छा इंसान बनने में और अपने आप को ख़ुद दरियाफ्त करने में, उस चीज़ को, उस नुक्ते को जो कि वो ख़ुद हैं, उसकी मदद करें। हम अक्सर माँ बाप के तौर पे या माशरे के तौर पे चाहते हैं कि जैसी हमारी सोचें हैं, जो हमारे सोचने का तरीक़ा है, जो हमारा ये जिन चीज़ों पे हम बिलीव करते हैं, हमारे आगे से बच्चे भी और सब लोग या पूरा माशरा ही ऐसा ही सोचे, ये मुमकिन नहीं। इंसान की खूबसूरती ही इसी चीज़ में है कि हम सब एक मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं। हमारी अपनी एक ज़िंदगी है, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि माशरे में वो लोग जिनके पास इस्तिताअत है, या वो माँ बाप, या इवन इसको अगर आप हुकूमत की सतह पर देखें तो इनका काम, या इन इंस्टीट्यूशंस का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो बच्चा, हर बच्चे को इनफरादी तौर पे देखें, क्योंकि हर बच्चा मुख्तलिफ है, हर इंसान मुख्तलिफ है, और फिर उसको उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो वो ज़िंदगी में बनना चाहता है या चाहती है, उसको वो तमाम सहूलियात मुयस्सर की जाए और उसको डराया मत जाए। उसकी जो बिला वजह एक प्रेशर, एक स्ट्रेस होता है एक दूसरे पे, ये हमें नहीं डालना चाहिए। We should all be positive, encouraging, ब्यूटीफुल मैसेज। और आप जैसे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, आई थिंक उनका एक फ़र्ज़ भी है कौम की तरफ, कौम उनकी तरफ देखती है कि वो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ दें। एंड ये एक अच्छी एग्जांपल आपने कायम किया निर्मला को ऐसा चांस देके। थैंक यू वेरी मच अली ज़फ़र भाई। एंड इन दी एंड निर्मला, अली भाई का पैगाम तो हमने ले लिया, लेकिन क्विकली आप भी, जो आपके देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, कुछ लोगों ने अभी देखा होगा आपको, उनको आप कुछ भी कहना चाहो अपने काम को लेकर, आने वाले वक्त को लेकर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरह आप सबको, इनकी तरह आप भी सपोर्ट करें। जो यंग टैलेंट है उनको ज़रूर आप सपोर्ट करें, आगे लाएं, उनको भी हेल्प करें, जो ऐसे ऐसे टैलेंट बहुत अच्छे हैं उनको। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही गाती रहिए। आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, क्योंकि आपका ताल्लुक एक ऐसी जगह से है जहाँ से जो भी आवाज़ आती है वो सीधा दिल पे लगती है, सहराई आवाज़, यू नो। सो थैंक यू वेरी मच निर्मला एंड अली ज़फ़र द ग्रेट हमारे साथ मौजूद थे। वी होप कि आपने इस गाने को भी और इस इंटरेक्शन को भी एंजॉय किया होगा। जी हाँ, इसके साथ एक्सप्रेसो में वक्त, एक छोटी सी ब्रेक का भी हम वापस आएंगे, हमारे साथ एक्सप्रेसो अभी बाकी है।